आप सभी बच्चों का स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 8 गणित की नई पाठ्य पुस्तक के अध्याय 9 में, जो कि है क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन। आज के इस सेशन में हम प्रश्नावली 9.1 में दिए गए सभी 11 प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों, प्रश्नावली को हल करने से पहले आपको इस प्रश्नावली में यूज होने वाले कुछ फॉर्मूलाज हैं, सूत्र हैं, उन्हें नोट कर लेना होगा। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे आप एक त्रिभुज देख पा रहे हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना है, 1/2 गुने आधार जो यहाँ पे b के रूप में है और गुने ऊंचाई जो h के रूप में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इससे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और आगे है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपजियम। आपने समलंब के बारे में पहले पढ़ा हुआ है कि समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके सम्मुख भुजाओं में से एक जोड़ा जो है समांतर होता है, हालांकि उसकी लंबाई बराबर नहीं होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक समलंब चतुर्भुज। यहाँ पे जो ये भुजा है जिसकी लंबाई b1 दी गई है और ये भुजा जिसकी लंबाई b2 दी गई है, ये आपस में क्या है, समांतर हैं, पैरेलल रेखाएं हैं। तो इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग यानी कि b1 प्लस b2 गुने ऊंचाई। ठीक है, और यहाँ पे ऊंचाई आपको इस तरह से दिख रही है। आप चाहें तो इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/2 गुने b1 प्लस b2 गुना h, यानी कि इसके जो दोनों समांतर रेखाएं होती हैं दोनों का योग निकालना है और उसको गुना करना है ऊंचाई और 1/2 के साथ। यानी कि इसका जब क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। और एक और फॉर्मूला आपको इस प्रश्नावली में यूज करना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ रोम्बस। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं और इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, यानी कि एक दूसरे पे लंब होते हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दो फॉर्मूला यूज होता है। एक तो है कि आधार और शीर्षलंब अगर दिया हुआ हो तो आपको क्या करना है, आधार गुने शीर्षलंब अर्थात b गुने h। और दूसरा फॉर्मूला यह है कि अगर विकर्णों की लंबाई दी गई है तो 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल यानी कि 1/2 गुने d1 इंटू d2। और d4 क्या होता है, डायगोनल, जिसे हम विकर्ण कहते हैं। और अब आइए प्रश्नावली 9.1 का पहला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, एक मेज के ऊपरी पृष्ठ या सतह का आकार समलंब जैसा है। यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर हैं तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो जो चीजें हमें दी गई हैं उन्हें नोट कर लेंगे। समलंब आकार के मेज के ऊपरी पृष्ठ की समांतर भुजाएं बराबर कितनी कितनी मीटर थी। पहला था देखिए 1 मीटर और दूसरी जो समांतर भुजा है वो है 1.2 मीटर, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। भुजाओं के जो बीच की दूरी दी गई थी, जो इसकी ऊंचाई भी है 0.8 मीटर, वो भी हमने लिख लिया है। अब जो है समलंब का हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जा रहा है, जिसका सूत्र होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो आगे हम क्या करेंगे, 1/2 गुना हमारी जो समांतर भुजाएं दी गई हैं वो कितनी कितनी हैं, 1 मीटर प्लस 1.2 मीटर, ठीक है, गुना ऊंचाई हमारा कितना है 0.8 मीटर। चलिए आगे इसे हम क्या लिखेंगे, 1/2 गुना 1 प्लस 1.2 मिलके हो जाएगा 2.2 गुना 0.8
अब 2 से इसे कट करेंगे, 2 इकाई 2, यहाँ पे दशमलव है, फिर 2 इकाई 2। ठीक है, अब क्या बच गया, 1.1 गुना 0.8। इसे आप गुना कर ले, 1.1 को 0.8 से, 8 इकाई 8, 8 इकाई 8, 0 इकाई 0, 0 इकाई 0, 8 8 0। यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड से, दाहिने साइड से 2 अंक के बाद आप दशमलव डाल देंगे तो क्या हो जाएगा 0.88। और चूंकि यहाँ पे जो यूनिट है मीटर लिया गया है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है हल। दूसरा प्रश्न है, एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक की 10 सेंटीमीटर लंबाई है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये भी एक समलंब ही है। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में जो जो चीजें दी गई हैं इस तरह से है। समलंब का क्षेत्रफल बताया हुआ है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊंचाई दी गई है 4 सेंटीमीटर। पहली जो भुजा है समांतर B1 के रूप में वो 10 सेंटीमीटर है और हमें दूसरी भुजा की लंबाई बतानी है। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे क्षेत्रफल ऑलरेडी हम लोगों को बताया गया है, तो या करके हम लिखेंगे यहाँ पे 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 34 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग का मतलब होता है B1 प्लस B2। तो B1 हमारा कितना है, 10 सेंटीमीटर है। B2 हमें निकालना है तो B2 लिख देते हैं 10 प्लस B2 और गुना ऊंचाई के रूप में हमारा कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और या क्या लिख सकते हैं आप, या हम लिखेंगे 34 बराबर, यहाँ पे देखिए 2 से ये 4 जो है 2 बार में कट जाएगा, 2 दूना 4। और अब ये 2 से जो है गुना होगा 10 में, तो 2 दहिये कितना होगा 20 प्लस 2 से गुना होगा B2 में, तो क्या हो जाएगा 2B2। ठीक है, ये 2 से इस ब्रैकेट वाले दोनों ही संख्याओं में गुना होगा, तो 2 दहिये 20 प्लस 2B2। क्लियर है, ये B2 का मतलब है दूसरी भुजा, जो दूसरी समांतर भुजा होगी। आगे बढ़ते हैं, या 2B2 बराबर क्या होगा, देखिए 2B2 के बराबर है 34 और 20 को इधर ले आएंगे तो -20। ठीक है, आगे देखिए क्या होगा, या 2B2 बराबर कितना होगा, 34 में से 20 को घटा दीजिए तो 14 आ जाएगा। इसलिए जब हम B2 यानी कि दूसरी समांतर भुजा की लंबाई निकालेंगे तो B2 बराबर क्या हो जाएगा 14, और ये गुना में जो 2 है उधर जाके भागा में 2 बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो यही जो है हमारे दूसरे समांतर भुजा की लंबाई होगी। प्रश्न संख्या 3 है, एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। यदि BC बराबर 48 मीटर, CD बराबर 17 मीटर और AD बराबर 40 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा AB समांतर भुजाओं AD तथा BC पर लंब है। तो ये इसका फिगर दिया हुआ है। आइए इसे पहले अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे हमें समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की जो कुल लंबाई है, यानी कि इसके चारों जो भुजाएं हैं इसकी जो लंबाई दी गई है, एक तरह से आप इसका परिमाप समझ सकते हैं, वो है 120 मीटर। अब इसमें से BC जो है 48 मीटर है, CD जो है वो 17 मीटर है और AD जो है वो 40 मीटर है, जबकि AB हमें दिया नहीं गया है। तो जब 3 पता है तो चौथा हम निकाल सकते हैं, क्योंकि कुल लंबाई जो है 120 मीटर हमें दी गई है। और ये भी कहा गया है कि ये जो AB है यहाँ पे, ये समांतर भुजाओं AD और BC का
लंब है, यानी कि इस समलंब चतुर्भुज की ये ऊंचाई है। ठीक है, ए बी जो है इसका क्या है, ऊंचाई है, जो हमें अभी ज्ञात करना है। और ए डी और बी सी ये दोनों जो है समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइंस हैं। आइए सबसे पहले हम ए बी का मान निकालते हैं। ए बी की लंबाई कितनी होगी, तो यहां हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, इन चारों को मिला के कितना आएगा, 120 मीटर आएगा। चलिए इस तरह से हम ए बी का मान निकाल पाएंगे, या हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी के जगह पे 48, सी डी के जगह पे 17 और ए डी के जगह पे 40 बराबर 120। ठीक है, आगे देखिए क्या होगा, ए बी प्लस इन तीनों को जोड़ के हो जाता है 105 बराबर 120। इस तरह से अब हम ए बी का मान यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए ए बी बराबर हो जाएगा 120 माइनस ये उधर जाएगा तो 105 माइनस में होगा, बराबर आएगा 15 मीटर। तो इस तरह से इसकी जो ऊंचाई आ गई हमारी, कितनी आ गई, 15 मीटर। सारा का सारा यूनिट जो है मीटर में ही दिया गया है। तो इस तरह से अब जो है आपको इस समलंब के दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई मालूम है, और जो ऊंचाई है इसकी वो भी 15 मीटर आ चुकी है। तो अब इसका हम क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो समलंब का जो क्षेत्रफल होता है, समलंब का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। चलिए तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग हमारा क्या हो जाएगा, 40 और 48 दोनों को जोड़ देंगे, 40 प्लस 48। और ऊंचाई देखिए इसका ए बी है जो 15 मीटर अभी अभी हमने इसकी ऊंचाई को निकाला है, तो यहाँ पे हम 15 मीटर लिखते हैं। आगे देखिए क्या होगा, 1/2 40 और 48 को आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 88, 808 4 8 और गुना 15। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप 2 से काट लीजिए इसको, 2 चौके 8 2 चौके 8 है ना, तो बचा कितना, 44 गुना 15। 44 में आप 15 से गुना कर दीजिए, 5 चौके 20 के 0 बाकी 2, 5 चौके 20 2 22, 1 चौके 4 फिर 1 चौके 4 0 4 2 6 4 2 6 660 मीटर स्क्वायर। तो ये जो है समलंब का क्षेत्रफल निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर एवं 13 मीटर हैं। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं, ये वाला फिगर है, ठीक है, ये एक चतुर्भुज है। यहाँ पे एक विकर्ण दी गई है जिसकी लंबाई है 24 मीटर। ये सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली एक रेखा होती है विकर्ण, ठीक है। तो इसकी लंबाई दी गई है 24 मीटर, और इसके अलावा जो है यहाँ पे इस विकर्ण के ऊपर इन शीर्षों से जो एक इस शीर्ष से इस पर लंब डाला गया है जिसकी लंबाई है 13 मीटर, और इस शीर्ष से इस पर एक लंब डाला गया है जो है 8 मीटर। तो इसे हम दो तरह से बना सकते हैं। एक तो जो है ये चतुर्भुज दो त्रिभुजों में बढ़ जाता है, इस तरह से आप देखें। अगर हम इसका नामकरण कर दें ए बी सी डी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक त्रिभुज बन जाता है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज बनता है ए डी सी। त्रिभुज का जब हम अलग अलग क्षेत्रफल दोनों का निकाल के जोड़ देंगे तो ये ए बी सी डी जो चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज में आते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो ये जो ए सी है इस त्रिभुज का आधार है, एज वेल एज ए डी सी का भी आधार यही रहेगा। तो इसमें आधार जो है हमारा क्या है, 1/2 गुने आधार हमारा है 24 मीटर, और ऊंचाई है इस त्रिभुज की 8 मीटर। आप 2 से काट दीजिए, 12 बार में ये कट जाएगा 24,
12 आठी कितना आ गया? 96 मीटर स्क्वायर। ये पहला त्रिभुज का निकल गया। इसी तरह से एडीसी का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई में क्या होगा? 1/2 गुने 24 और गुने 13 मीटर यहाँ पे होगा। तो क्या हो जाएगा? 1/2 गुने आधार वही 24 मीटर दोनों का ही रहेगा और ऊंचाई इसकी हो जाएगी 13 मीटर। 2 से इसको काट दीजिए, 12 बार में 12 दूनी 24। और अब जो है 12 को 13 से आप गुना कर लीजिए। 12 को 13 से जब हम गुना करते हैं, 3 दूना 6, 3 इकाई 3, 1 दूना 2, 1 इकाई 1, 6, 3 दू 5 और ये 1 कितना आ जाता है? 156 मीटर स्क्वायर आता है। ठीक है। अब हम जब चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें हम दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एबीसी हमारा था 96 मीटर स्क्वायर और दूसरा है 156 मीटर स्क्वायर। और जब हम 96 मीटर स्क्वायर और 156 मीटर स्क्वायर को जोड़ेंगे तो देखिए 6 6 12 के 2 बाकी 1, 9 5 14, 1 15 के 5 बाकी 1, 1 1 2, 252 मीटर स्क्वायर इसका जो है क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी प्रश्न को हम एक दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, जहां पे हमारा जो सूत्र होगा इस तरह से है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने एक विकर्ण गुने संगत सम्मुख शीर्ष लंबों का योगफल। तो यहाँ पे 1/2 गुने एक विकर्ण हमें 24 मीटर दिया गया था और जो सम्मुख शीर्ष लंबों की जो लंबाई है 13 मीटर और 8 मीटर दी गई थी। तो इन दोनों को जोड़ देना है। 2 इकाई 2, 12 दूना 24 कट गया। तो यहाँ पे बचेगा 12 गुने, यहाँ पे 13 और 8 मिलकर के बनेगा 21। तो 12 में 21 से आप गुना करेंगे तो 252 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं और दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है उन दोनों को जोड़ के निकाल सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे केवल हमें समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण दिए गए हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम इस तरह से लिखेंगे, समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर जो हमें प्रश्न में दिए गए हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। जब हमें समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण ज्ञात हों तो हम इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। तो बराबर हम लिखेंगे 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, यानी कि पहला विकर्ण था 7.5 सेंटीमीटर और दूसरा था 12 सेंटीमीटर। 2 से इसको काट दीजिए, 2 छके 12। अब बचेगा 7.5 गुना 6, 6 पचे 30 के 0 बाकी 3, 6 सते 42, 3 45। दशमलव के बाद एक अंक है तो यहां से दाएं साइड से जो है एक अंक के बाद आपको दशमलव डाल देना है, यानी केवल 45 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल आएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसे हम दो भाग में हल करेंगे। सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है देखिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दो फॉर्मूला होता है। पहले देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, एक भुजा दी गई है समचतुर्भुज। अब चूंकि समचतुर्भुज के सारी भुजाएं क्या होती हैं, अब चूंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समचतुर्भुज की भुजा बराबर क्या दिया गया है, 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब भी हमें बताया गया है, शीर्ष लंब बराबर 4 सेंटीमीटर। तो हम इतना से ही समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर
आधार गुने ऊंचाई भी होता है एक फॉर्मूला, आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो आधार हमारा हो जाएगा कितना, 6 सेंटीमीटर। उसकी जो भुजा है, कोई भी एक भुजा को लेंगे, और ऊंचाई कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो 6 चौका कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो इसकी क्षेत्रफल निकल कर आ गई। आगे हमें दिया गया है कि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो विकर्णों के आधार पे जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, इस केस में होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो यहाँ पे देखिए हम लोग समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ऑलरेडी क्या है, निकाल चुके हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 24 मीटर स्क्वायर बराबर 1/2 गुने जो पहला विकर्ण आपको दिया गया है वो कितना है, देखिए 8 सेंटीमीटर। तो D1 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और गुने दूसरा विकर्ण हमें निकालना है, तो ये एज इट इज रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 इकाई 2, 2 चौके 8 कट जाएगा। या क्या बचा हमारा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, ये हो गया यहाँ पे देखिए 4 सेंटीमीटर गुने दूसरा विकर्ण। अब जब हम दूसरा विकर्ण का मान निकालेंगे तो दूसरा विकर्ण बराबर क्या होगा, यहाँ पे देखिए 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये जो गुना में 4 सेंटीमीटर है, इधर आके क्या हो जाएगा, भागा में 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। 4 इकाई 4, 4 छके 24 कट गया इस तरह से, और सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, 2 बार है तो 1 बार कट जाएगा, बचेगा क्या, इसलिए दूसरा विकर्ण बराबर 6 सेंटीमीटर आंसर। तो यहाँ पे हमारा जो क्षेत्रफल निकल के आया था कितना आया था, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो इसका दूसरा विकर्ण निकल के आया है वो है 6 सेंटीमीटर। तो ये 2 आंसर हमारा यहाँ पे होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने हल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं और इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे जिसकी विकर्ण की लंबाई जो है 45 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर दी गई है, और जब एक टाइल का क्षेत्रफल निकल आएगा तब हम उसमें 3000 से गुना करके 3000 टाइलों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जो कि पूरे फर्श के क्षेत्रफल के बराबर होगा। चलिए तो आइए इसे इस तरह से हल करेंगे। एक टाइल का जो क्षेत्रफल होगा, चूंकि ये समचतुर्भुज के आकार का है और इसके दोनों विकर्ण हमें पता भी हैं, तो हम क्या लिखेंगे, एक टाइल का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। तो पहला विकर्ण हमें कितना दिया गया है, 1/2 गुने पहला विकर्ण है 45 और दूसरा है 30 सेंटीमीटर का, तो गुने 45 गुने 30। अब देखिए 2 से इसको काट लेते हैं 15 बार में, 15 दूना 30 कट गया। अब कितना बचा, 45 गुने 15, 45 में आप 15 से गुना कर लीजिए, 5 पचे 25 के 5 बाकी 2, 5 के 20 2 22, 1 पचे 5, 1 चौके 4, 5 5 2 7 और 4 2 6, कितना आ गया 675, और जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में दी गई है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। एक टाइल का क्षेत्रफल निकल के आ गया 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चूंकि टाइलों की संख्या 3000 है तो 3000 टाइलों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3000 गुना 675 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब आप क्या करेंगे, गुना करेंगे। पहले देखिए 3 0 हम यहाँ पे राइट हैंड साइड में डाल लेते हैं, 1 2 3। अब 3 से गुना करेंगे 675 में, 3 5 15 के 5 बाकी 1, 3 7 21, 1 22 के 2 बाकी 2, 3 6 18 2 20। कितना आ जाएगा, 20 25 पे 3 0, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे प्रश्न में है 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हमारा जो पूरे फर्श का क्षेत्रफल यानी कि 3,000 टाइलों के क्षेत्रफल के बराबर ही तो होगा फर्श का क्षेत्रफल, वो जो है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में निकल के आया है। और उसको पॉलिश कराने का जो खर्चा है वो वर्ग मीटर में दिया गया, यानी मीटर स्क्वायर में दिया गया है, जो कि 4 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। तो हम सबसे पहले ये जो 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, इसको हम मीटर में या मीटर स्क्वायर में बदलेंगे। तो 100 सेंटीमीटर का होता है 1 मीटर। 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब हम मीटर स्क्वायर में बदलना चाहेंगे तो हमें यहाँ पे 100 गुने 100 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे केवल सेंटीमीटर नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्योंकि 100 सेंटीमीटर का होता है 1 मीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, 100 गुने 100 2 बार लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से 2 0 कट जाएगा, 1 0 भी कट जाएगा। अब आप भाग देंगे कितना में, 2025 में 10 से, तो भागफल कितना आएगा, 10 दूना 20। अब जो है आपका 2 उतरेगा तो भाग नहीं लगेगा, 0 दे करके फिर आप 5 उतारेंगे, 10 दूना 20, 5 शेष रहेगा, पॉइंट देंगे, 5 पे 0 आ जाएगा, 10 पचे 50। तो इतना मीटर स्क्वायर जो है होगा। जब आप 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 202.5 मीटर स्क्वायर, जो कि पूरे फर्श का क्षेत्रफल होगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब हमें 4 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से इस पूरे फर्श को पॉलिश करने का खर्च निकालना है। तो लिखेंगे 4 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, या वर्ग मीटर भी इसको कह सकते हैं आप, के हिसाब से पूरे फर्श को पॉलिश करने का खर्च बराबर, पॉलिश करने का खर्च बराबर। ठीक है, 1 वर्ग मीटर में 4 रुपया लगेगा, तो 202.5 वर्ग मीटर के लिए आपको इतना गुने 4 इतना पैसा खर्चा होगा। 4 पचे 20 के 0 बाकी 2, 4 दूनी 8 2, 10 के 0 बाकी 1, और ये 1 उतर जाएगा, 4 दूना 8। पॉइंट जो है 1 अंक के बाद था, तो यहाँ पे 1 अंक के बाद पॉइंट पड़ जाएगा, बराबर जो है 810 रुपया आएगा। कितना, 810 रुपया आंसर। क्लियर है। 8वां प्रश्न है, मोहन एक समलम के आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा जो है वो सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर और लंबाई में दुगनी है। यदि इस खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर है और 2 समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 100 मीटर है, तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो है एक खेत है जो समलम के आकार का है। इसकी एक जो समांतर भुजा है वो सड़क के साथ मिली हुई है, और दूसरी जो समांतर भुजा ये वाली है वो नदी के साथ जुड़ी हुई है। साथ ही साथ ये जो नदी के साथ वाली जो भुजा है ये सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई की दुगनी है। ठीक है, और इनके बीच की जो लंबवत दूरी है यानी कि जो इसकी ऊंचाई है वो 100 मीटर है, और साथ ही साथ हमें इस पूरे खेत का जो क्षेत्रफल है वो भी दिया गया है।
तो हमें इस भुजा की लंबाई निकालनी है जो नदी के साथ लगी हुई है। तो आइए इस फिगर को यहाँ पे आपने बना लेना है। यहाँ पे कहा गया है कि जो नदी के साथ वाली भुजा है वो सड़क के साथ वाली भुजा की कितनी है, दुगनी है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई x है। कितना है, x है या x मीटर है। ठीक है, तो इस तरह से जो है नदी के साथ वाली जो भुजा होगी इसकी लंबाई क्या होगी, क्योंकि वो सड़क के साथ वाली भुजा की दुगनी है। तो यहाँ पे जब ये x है तो ये हो जाएगा इसका दुगुना यानी कि 2x मीटर। यहाँ पे ये x मीटर है तो ये क्या हो जाएगा, उसका दुगुना यानी कि 2x मीटर। साथ ही साथ हमें खेत का क्षेत्रफल दिया गया है 10,500 मीटर स्क्वायर और उसकी जो ऊंचाई है, जो लंबवत दूरी थी वो 100 मीटर दी गई है। अब क्योंकि ये समलंब के आकार का क्षेत्र है तो खेत का जो क्षेत्रफल होगा वो समलंब के क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी कि 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। आगे इसे हल करते हैं, बराबर क्या होगा, 1/2 समांतर भुजाएं हमारी क्या क्या हैं, एक को x माने हैं जो सड़क के साथ है और दूसरा जो नदी के साथ है उसका दुगना था 2x। तो यही दोनों समांतर भुजाओं का योग होगा और ऊंचाई जो है 100 मीटर दी गई है। यहाँ पे देखिए ये कट जाएगा, 2 इकाई 2 और 50 दूना 100। साथ ही साथ हमें खेत का क्षेत्रफल भी दिया गया था 10,500 मीटर स्क्वायर, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, खेत का क्षेत्रफल के जगह पे 10,500 मीटर स्क्वायर। या करके हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं और 2 से ये 100 जो है 50 बार में कट जाता है। आगे बढ़ेंगे, 10,500 मीटर स्क्वायर बराबर यहाँ पे 2x और 1x मिलके कितना बन गया है, 3x। और जब 3x गुना होगा 50 के साथ में तो 50 तिया 150 बन जाएगा और ये मीटर में है। ठीक है, आगे हम जब x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10,500 मीटर स्क्वायर और ये गुना वाला इधर आके क्या हो जाएगा, भागा में 150 मीटर। मीटर से स्क्वायर कट जाएगा यानी कि ये 2 बार है ऊपर में मीटर, तो एक बार कट गया। अब यहाँ पे 1 0 से 1 0 काट दीजिए और यहाँ पे जो है 15 इकाई 15, 15 सत्ते 105 कट जाएगा और ये जो 1 0 बचा है 70 के रूप में यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि 15 से जो है 70 बार में 1050 कट जाएगा। ठीक है, अतः जो सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई है वो आ चुका है यहाँ पे कितना, 70 मीटर। तो नीचे यहाँ पे आप ज्ञात कर लें, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, अतः सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई बराबर x मीटर, यानी कि x का मान आ चुका है 70 मीटर, तथा नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई बराबर, क्योंकि ये इसका दुगना था तो 2x और बराबर हो जाएगा 2 गुने 70, x के जगह पे 70 लिखेंगे और 2 में 70 से गुना करेंगे तो 140 मीटर जो है इसकी लंबाई निकल के आ जाएगी, जो नदी के साथ वाली भुजा थी। प्रश्न संख्या 9 है, एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का, यानी कि 8 भुजाओं वाली आकृति इस तरह से आप देख पा रहे हैं। ये एक चबूतरे का ऊपरी भाग है जो अष्टभुज के आकार का है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये एक सम अष्टभुज है। इसकी एक भुजा की लंबाई यहाँ पे दी गई है 5, यानी कि सारा भुजा जो है इसका 5-5 मीटर ही रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें इस तरह से इसको डॉट डॉट लाइन से यहाँ पे मिला करके एक समलंब की आकृति यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ऊपर वाला जो हिस्सा है, और इसकी ऊंचाई जो है यहाँ से यहाँ तक में 4 मीटर दी गई है और ये जो भुजा है इसकी लंबाई 11 मीटर दी गई है। अगर इसी अष्टभुज को हम इस तरह से भी यहाँ पे डॉट लाइन से मिला दें तो इस प्रकार जो है यहाँ पे भी एक वही समलंब बन जाता है, जिसकी एक भुजा जो है 5 मीटर और दूसरी जो है 11 मीटर हो जाती है
और इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, 4-4 मीटर दोनों तरफ रहेगा। ये भी जब 4 है तो ये भी 4 है। इस तरह से ये पूरी आकृति जो है दो समलंब चतुर्भुज जो दोनों बराबर बराबर माप के हैं और एक आयत में विभाजित हो जाता है। अगर हम इस समलंब और इस समलंब का क्षेत्रफल निकालें और उसके बाद इस आयत का क्षेत्रफल निकालें जिसकी लंबाई 11 और चौड़ाई 5 मीटर है, और समलंब की अगर बात करें तो इसका जो एक समांतर भुजा है वो 5 मीटर है और दूसरा 11 मीटर है और इसकी ऊंचाई जो है 4 मीटर है। इसी तरह से यहाँ पे भी होगा, इस समलंब में भी दोनों समांतर भुजाएं क्रमशः 5 मीटर और 11 मीटर है और इसकी ऊंचाई जो है 4 मीटर है। इस तरह से हम दोनों समलंब और आयत का क्षेत्रफल निकालने के बाद जब तीनों को जोड़ लेंगे तो हमें इस अष्टभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे भी एक डॉट लाइन से इसे इस तरह से मिला लिया। जब ये 5 मीटर है अष्टभुज की एक भुजा, तो ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, इसी तरह से ये भी 5 मीटर। आप चाहें तो इसको भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर और ये भी 5 मीटर होगा। अभी हम इसका एक नामकरण कर लेते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ ए, बी, सी, डी, इसको हम ई मान लेते हैं, ये हमारा एफ, ये जी और ये एच कर लेते हैं। ठीक है। अभी हम सबसे पहले इस ऊपर वाले समलंब का क्षेत्रफल निकालते हैं। समलंब, इसका नाम क्या होगा, ए एफ जी एच। ए एफ जी एच का क्षेत्रफल बराबर समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, गुना ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 गुने समांतर जो भुजाएं हैं, एक 5 मीटर है और एक यहाँ से यहाँ 11 मीटर है, तो 5 + 11 और ऊंचाई जो है 4 मीटर दी गई है, 4 मीटर बराबर 1/2 गुने 11, 5 16 गुने 4, 2 8 16 और 8 चौके 32 मीटर स्क्वायर। ये जो है इसका क्षेत्रफल निकल के आ गया। चलिए अब आगे हम दूसरा एक समलंब जो और है नीचे वाला, इसका निकाल लेते हैं। समलंब, इसका नाम क्या है, बी सी डी ई। बी सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला होगा, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम वही है, 1/2 गुने, देखिए यहाँ पे भी 5 और ये भी 11 सेंटीमीटर होगा, ये भी 11 मीटर ही होगा। जब ये 11 है तो ये भी 11 ही होगा, तो 5 + 11 और गुना ऊंचाई यहाँ पे भी 4 मीटर ही होगा। 2 दूना 4 काट देते हैं यहाँ पे। अब देखिए बाहर क्या निकलेगा, ब्रैकेट के अंदर से 16 गुने 2, 16 बाहर निकला और ये 2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 दूना 32 मीटर स्क्वायर। तो दोनों समलंब का क्षेत्रफल आ चुका है। अब हम इस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो बीच वाला हिस्सा है, ये जो आयताकार है। तो आयत क्या नाम होगा, ए बी ई एफ। ए बी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। तो लंबाई देखिए इसका क्या है, 11 मीटर और चौड़ाई क्या है, 5 मीटर। तो 11 गुने 5 कर लीजिए, 11 मीटर गुने 5 मीटर बराबर 55 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और अब अंत में हम क्या करेंगे, अष्टभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये जो तीनों क्षेत्रफल निकल के आया है, ऊपर वाला समलंब का क्षेत्रफल जो है 32 मीटर स्क्वायर, फिर दूसरे समलंब का जो क्षेत्रफल है वो भी 32 मीटर स्क्वायर, और जो बीच में आयत है उसका क्षेत्रफल निकल के आया है 55 मीटर स्क्वायर। तो जब हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो
अष्टभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसलिए अष्टभुज का क्षेत्रफल बराबर 32 मीटर स्क्वायर प्लस 32 मीटर स्क्वायर प्लस 55 मीटर स्क्वायर, और तीनों को जोड़ देंगे तो 119 मीटर स्क्वायर। 5 2 7, 7 2 9, 5 3 8, 8 3 11, तो 119 मीटर स्क्वायर जो है इस पूरे अष्टभुज का जो है क्षेत्रफल निकल के आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, एक पंचभुज आकार का बागीचा है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे दो विभिन्न तरीकों से विभाजित किया। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई और विधि बता सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए, ये एक पंचभुजाकार एक बागीचा है जिसकी ये भुजा जो है देखिए यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर दी गई है, ये भी है 15 मीटर और यहाँ से यहाँ तो 15 मीटर ही है। ओवरऑल जो इसकी लंबाई है यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो ये जो है 30 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक ये 15 मीटर है। यानी कि अगर हम इसे इस रूप में अगर बांट दें, ठीक है, एक वर्ग और एक त्रिभुज में, तो यहाँ से यहाँ तक जो वर्ग की भुजा होगी वो 15 मीटर होगी और साथ ही साथ इस त्रिभुज की जो ऊंचाई निकल कर आएगी वो भी 15 मीटर ही होगी, क्योंकि देखिए ओवरऑल जब 30 है तो यहाँ से यहाँ भी 15 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 15 दिया गया है। तो बाकी का जो हिस्सा है त्रिभुज की ऊंचाई होगी यहाँ से यहाँ तक, वो भी 15 मीटर ही होगा। ज्योति ने आरेख किस तरह से बनाया है, दो समलंब में जो है इसे विभाजित कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो पूरा 30 मीटर होगा और यहाँ से यहाँ तक दिया गया है 15 मीटर। यानी कि समांतर भुजाओं की जो लंबाई है, पहला है 15 मीटर, दूसरा है 30 मीटर और यहाँ से यहाँ तक जो है 15 मीटर दिया गया है। जब इसे दो समलंब में विभाजित करेंगे तो नीचे का जो 15 मीटर है दो भागों में बढ़ जाएगा, 7.5 मीटर 7.5 मीटर। आइए हम सबसे पहले ज्योति के आरेख के अनुसार जो है इसे हल करते हैं। आइए ज्योति के आरेख का जो क्षेत्रफल है उसे निकालते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ज्योति ने जो आरेख बनाया है उसमें दो समलंब है और दोनों का क्षेत्रफल समान ही आने वाला है, क्योंकि समांतर भुजाओं की लंबाई दोनों में समान है। यहाँ देखिए ये 15, ये 30, इसमें भी देखिए ये यहाँ से यहाँ 15 और ये तो कॉमन ही है दोनों के लिए 30-30। अगर ऊंचाई की बात करें इन दोनों समलंब की, तो चूंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा 15 था, दो हिस्से में बढ़ चुका है, तो इस वाले समलंब की जो कि ABEF है इसकी ऊंचाई भी 7.5 होगी और जो BCDE समलंब है इसकी ऊंचाई भी 7.5 मीटर होगी। तो चूंकि यहाँ पे दो समलंब है, समान क्षेत्रफल के होंगे, तो यहाँ पे हम केवल 2 से गुना कर देते हैं और एक ही समलंब का क्षेत्रफल निकालते हैं और इसमें 2 से गुना कर लेंगे तो इसका डबल निकल के आ जाएगा। तो 2 गुने बाकी जो समलंब के क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो ये 2 गुना 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग क्या होगा, 15 + 30 और गुने जो ऊंचाई है 7.5 मीटर। ठीक है, तो आगे देखिए 2 से 2 कट जाता है, यहाँ पे बच गया 15 + 30 = 45 और गुने 7.5। जब आप 45 में 7.5 से गुना करते हैं तो देखिए क्या आता है, 5 × 5 = 25 के 5 बाकी 2, 5 × 4 = 20, 2 = 22, 7 × 5 = 35 के 5 बाकी 3, 7 × 4 = 28, 3 = 31, 5, 5 2 7, 2 1 3 और ये 3। दशमलव के बाद केवल एक अंक है, ऊपर तो ऐसा दशमलव है नहीं, तो यहाँ पे दाहिने साइड से एक अंक के बाद हम दशमलव डाल देंगे, जिससे ये हो जाता है 337.5 मीटर स्क्वायर। तो ये ज्योति के आरेख का जो है क्षेत्रफल आ चुका है। आगे हम कविता के आरेख के हिसाब से जो इसका क्षेत्रफल होगा वो निकालते हैं। कविता ने इस पूरे आरेख को एक त्रिभुज और एक वर्ग में विभाजित कर दिया है। आरेख में यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई दी गई थी 30 मीटर दी गई थी और यहाँ से यहाँ जब 15 है तो ये जो बाकी का हिस्सा बच रहा है ये भी 15 मीटर होगा, जो त्रिभुज की ऊंचाई है।
और जब ये वाला भुजा 15 मीटर है तो इसके समानांतर ये जो भुजा है ये भी 15 मीटर ही होगी। इस तरह से चूंकि ये एक वर्गाकार है तो इसके सारी भुजाएं की लंबाई कितनी होगी, 15-15 मीटर ही होगी। सबसे पहले हम ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें आधार और ऊंचाई मालूम होनी चाहिए। तो इस त्रिभुज का आधार है 15 मीटर और ऊंचाई भी है 15 मीटर। सूत्र होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर हो जाएगा 1/2 गुने 15 गुने 15। अब 15 को 15 से गुना करेंगे आप तो 225 और बटा में 2 से 225 में आप भाग देंगे तो आएगा 112.5। 225 का आधा क्या होगा, 112.5 मीटर स्क्वायर। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ चुका है। अब हम ये जो नीचे वाला भाग है जो वर्गाकार है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 15 मीटर है, तो यहाँ पे जो वर्ग है वो है BCDE। BCDE का जो क्षेत्रफल होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा या भुजा स्क्वायर कह सकते हैं आप, तो 15 गुने 15 हो जाएगा। 15 को 15 से गुना करेंगे 225 मीटर स्क्वायर हो जाता है। अब इस पूरे आरेख का अगर क्षेत्रफल निकालें यानी कि कुल क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस वर्ग का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया था 112.5 और वर्ग का जो क्षेत्रफल आया है 225 मीटर स्क्वायर। तो दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने पे हमारा वही आ जाएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से दोनों का जो क्षेत्रफल है वो बिल्कुल बराबर बराबर ही निकल के आएगा क्योंकि ओवरऑल जो आरेख है वो सेम ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 9.1 का जो अंतिम प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 11। इस तरह से है, संलग्न पिक्चर फ्रेम के आरेख की बाहरी एवं अंतः विमाएं क्रमशः 24 सेंटीमीटर बाई 28 सेंटीमीटर एवं 16 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर हैं। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, इस खंड को हम आकृति 1 मान लेते हैं, इसे 2, इसे 3 और इसे 4 मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये चारों जो खंड हैं अपने आप में एक समलंब के आकृति के हैं, समलंब चतुर्भुज के जैसा दिख रहा है। इसकी जो समांतर भुजाएं हैं आकृति 1 की, देखिए यहाँ पे ये 16 सेंटीमीटर और ये नीचे वाला जो है 24 सेंटीमीटर है। हमें इसकी ऊंचाई भी चाहिए, तो ऊंचाई आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 28 है और यहाँ से यहाँ तक ये 20 है, यानी 20 में अभी 8 और घट रहा है 28 होने के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर। देखिए 20 4 24, 24 4 28, ओवरऑल 28 हो गया। इस तरह से अब आप आकृति 1 का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसकी जो दो समांतर भुजाएं होंगी 16 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई जो है वो 4 सेंटीमीटर होगी। आकृति 1 और आकृति 3 चूंकि बिल्कुल समान है, आमने सामने हैं, दोनों की समांतर जो भुजाएं हैं उनकी लंबाई भी समान समान है। जब ये 16 है तो ये भी 16 होगा, ये 24 है तो ये भी 24 होगा और इसी तरह से ऊंचाई भी दोनों की समान है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। इस तरह से दोनों का क्षेत्रफल भी क्या होगा, समान ही होगा। आकृति 2 में आते हैं, ये भी एक समलंब है। यहाँ पे इसके जो दो समांतर भुजाएं होंगी, एक है 20 सेंटीमीटर और दूसरा है 28 सेंटीमीटर। इसकी जो ऊंचाई होगी देखिए क्या है, यहां से यहां तक जब ये 24 है और ये यहां से यहां 16 है, यानी कि 8 घट रहा है, 16 4 यहाँ पे हो जाएगा 20, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और 20 4 24, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से इसकी ऊंचाई भी क्या होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुने 20 + 28 होगा, समांतर भुजाओं का योग,
और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर ही होगी। आकृति 2 का जो क्षेत्रफल होगा वही आकृति 4 का भी क्षेत्रफल होगा। तो आकृति को आपने अच्छे से समझ लिया है। यहाँ पे आप लिखेंगे आकृति 1 का क्षेत्रफल, क्योंकि ये समलंब के आकार का है, तो हो जाएगा बराबर 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, बराबर 1/2 गुने इसकी जो समांतर भुजाएं हैं, एक की देखिए 16 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, तो 16 + 24 और ऊंचाई हमने निकाला था 4 सेंटीमीटर गुने 4, बराबर हो गया 1/2 गुने 16 और 24 को जोड़ के 40 गुना 4, 2 से जो है 20 बार में 40 कट गया और 20 चौके 80 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल निकल के आ गया आकृति 1 का। आकृति 2 में आते हैं, यह भी समलंब है, इसमें भी वही सूत्र होगा। आकृति 2 का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। इसमें जो समांतर भुजाएं हैं देखिए 20 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। 1/2 गुने 20 + 28 गुने 4 जो है इसकी ऊंचाई है। आगे हो जाएगा 1/2 गुने, यहाँ पे देखिए 20 और 28 को जोड़ के कितना आ गया 48 और गुना यहाँ पे है 4, कितना है गुना 4, तो 2 से जो है ये 2 बार में कट जाएगा, 2 दूना 4। अब देखिए क्या हो गया 48 दूना 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये दूसरे आकृति का जो है क्षेत्रफल निकल के आ गया। इसी तरह से आकृति 3 का जो क्षेत्रफल होगा वो आकृति 1 के बराबर ही होगा। 1 और 3 आमने सामने हैं और दोनों के समांतर भुजाओं की लंबाई भी समान है, तो क्षेत्रफल भी क्या होगा समान होगा, क्योंकि ऊंचाई भी दोनों का सेम ही है। तो 1 और 3 का सेम होगा, उसी तरह से 2 और 4 का भी सेम होगा। तो हम यहाँ पे आकृति 3 का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, जो पहले का था 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आकृति 4 का क्षेत्रफल क्या होगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आकृति 2 का था। इस तरह से चारों खंड का जो क्षेत्रफल है क्रमशः इस प्रकार आएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर और फिर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस तरह से आज के वीडियो लेसन में इतना ही। वीडियो लेसन अगर पसंद आया तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।